हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका अपना एमबीए। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सोचो, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल दे रही हूँ। आज मैं आपको एक 500 रुपए की नोट दूंगी, या मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वही 500 रुपए की नोट 1 साल बाद लूँगी। तो आप क्या लोगे? ऑब्वियसली आज का जो 500 रुपये है वही लोगे। क्यों? क्योंकि आज के 500 रुपये से तुम कॉफ़ी भी पी सकते हो, उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और 1 साल बाद वो 500 रुपये का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और इन्फ्लेशन को मत भूलो। जो चीज़ आज 500 में मिल रही है वो 1 साल बाद शायद 520 की मिल रही हो। इसी को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और एमबीए पर ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। चाहे तुम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले रहे हो, या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को एवेल्युएट कर रहे हो, या फिर अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर के सामने वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन दे रहे हो। आपके टीवीएम अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम प्रैक्टिकली हर फाइनेंशियल डिसीजन का लॉजिकल आंसर निकाल सकते हो। तो मैं इस लेक्चर में 4 चीज़ों पे फोकस करूँगी, विच इज़ कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसमें हम कंपेयर करेंगे इन्वेस्ट करना और कैश होल्ड करना। और एंड में एक क्लियर टेक अवे मिलेगा एज एन एमबीए मैनेजर कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग की। आप सबने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस कोट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कंपाउंडिंग मतलब क्या है? अगर आपके पास आज 1 लाख है और आप यूज उसे 10% एनुअल रेट पे इन्वेस्ट करते हो, तो 1 साल बाद वो बनेगा 1.1 लाख, और 2 साल बाद वो पैसा फिर से 10% ग्रो करेगा और 1.21 लाख बन जाएगा, और 3 साल बाद 1.331 लाख। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का मैजिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? FV = PV × 1 + R और कैप N, मतलब होल उसका जो ऊपर लगेगा वो बेसिकली। तो FV क्या है? आपका फ्यूचर वैल्यू है, PV आपका प्रेजेंट वैल्यू है, R आपका इंटरेस्ट रेट है, और N आपका नंबर ऑफ पीरियड्स है। MBA लेवल इंसाइट है यहाँ पे कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट छोटे टाइम के होराइजन पे ज़्यादा विजिबल नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल लगता है। जैसे अगर आप आज 1 लाख को 10% पे आपने 30 साल छोड़ दिया, तो वो बन जाएगा 17.45 लैक्स। मतलब आपका पैसा 17x हो गया। तो अगर मैं आज 1 लाख को 20% पे 30 साल के लिए कंपाउंड करने दूँ तो कितना होगा? कैलकुलेट करो विद आवर फॉर्मूला अबव। आपको मिलेगा 2.37 करोड़। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज सिंपल है, टाइम और रेट दोनों मैटर करते हैं। तो अब उसके उल्टे प्रोसेस पे आते हैं, डिस्काउंटिंग। मतलब अगर मुझे फ्यूचर में 1 लाख मिलने वाला है, तो आज उसकी असली वैल्यू कितनी है? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज PV = FV डिवाइडेड बाय 1 + R होल पावर N, ऊपर जो लगता है होल पावर N। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको 1 लाख 3 साल बाद मिलेगा, और अगर डिस्काउंट रेट 10% है, तो आज की वैल्यू होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 होल पावर 3, विच इज़ 75,131। मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद का पैसा ग्रेजुअली कम होता है जब उसे आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। तो इधर भी एमबीए इनसाइट है, विच इज़ डिस्काउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट्स
कैसे चूज़ करना है, ये ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगर तुम्हें एक प्रोजेक्ट का रिस्क हाई लगता है तो तुम डिस्काउंट रेट से ज़्यादा उसे करोगे, लाइक यूज़ करोगे, उसमें डिस्काउंट रेट ज़्यादा यूज़ करोगे। रिस्क फ्री एफडी के लिए डिस्काउंट रेट 6 to 7% हो सकता है। एक रिस्की स्टार्टअप के लिए 15 to 20% भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमने अगर लॉटरी जीत लिया 10 लाख का, और 1 साल बाद वो आपको मिलने वाला है। अगर इन्फ्लेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला के डिस्काउंट रेट 12% है, तो उस पैसे की वैल्यू आज रहेगी 8.93 lakhs। मतलब तुम्हें आज अगर वो पैसा मिलता, अगर मतलब तुम्हें आज अगर 8.393 lakhs मिलते और 1 साल बाद आपको 10 लाख मिलते, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, राइट? ओके, सो अभी आते हैं हम टीवीएम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन पे, विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी इक्वल्स टू पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। तो रूल सिंपल है, अगर एनपीवी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर एनपीवी इज़ लेसर देन ज़ीरो तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लो, एक नया प्रोडक्शन लाइन है और जिसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझो 10 करोड़ है, जो आपका आउटफ्लो होगा, और आपका एक्सपेक्टेड इनफ्लोज क्या है, 3 करोड़ पर ईयर फॉर 5 years, और आपका डिस्काउंट रेट है 12%। तो इसको कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या था? एनपीवी इक्वल्स टू पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। तो पीवी ऑफ इनफ्लोज आपका सब कुछ ऐड करके आ जाएगा 10.81 करोड़, और आपका एनपीवी होगा 10.81 माइनस 10, विच इज़ प्लस 0.81। तो आपका एनपीवी जो है वो हायर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट लेना चाहिए। एक और सिनेरियो है, अगर डिस्काउंट रेट 15% हो जाता है तो पीवी गिर जाएगा और शायद एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मैटर करता है। बोर्ड रूम में जब सीएफओ या इन्वेस्टमेंट कमेटी सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या ये प्रोजेक्ट शेयर होल्डर वैल्यू के लिए, लाइक आई मीन कुछ शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करेगा या नहीं। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हाँ वो क्रिएट करेगा। दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपके प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 2 करोड़ है और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी 5 करोड़ है, तो आप कौन सा चूज करोगे? प्रोजेक्ट बी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका एनपीवी इज हायर। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बी रिस्की है और फंड लिमिटेड है, तो यहाँ पे कैपिटल रैशनिंग और रिस्क एडजस्टमेंट आता है, जिसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं IRR, विच इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। IRR वो डिस्काउंट रेट है जहाँ पे आपका एनपीवी ज़ीरो हो जाता है। मतलब IRR एक प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शो करता है, जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज़्यादा है तो मतलब आपको प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह आपके प्रोडक्शन लाइन पे अगर आपको IRR अप्रॉक्सीमेटली 14.5% आता है, और अगर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अगर 12% है, तो आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है। पर IRR के भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर आपके कैश फ्लोज इरेगुलर है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपके मल्टीपल IRRs भी निकल सकते हैं। IRR कभी छोटे प्रोजेक्ट्स को प्रिफर करेगा जो हाई रिटर्न परसेंटेज देती है। ऑब्वियसली आपको जो थोड़ा सा वो मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन एनपीवी कम क्रिएट करते हैं।
आईआरआर अज्यूम करता है कि आपके इंटरमीडिएट कैश फ्लोज भी आईआरआर के रेट पे रीइन्वेस्टमेंट हो रही है, जो रियल लाइफ में ऑफन गलत अजम्पशन होता है। मैनेजर्स को आईआरआर इसीलिए पसंद आता है क्योंकि 1% नंबर में समझना इजी है, लेकिन एकेडमिकली और प्रैक्टिकली एनपीवी इज़ बेटर क्योंकि वो शेयर होल्डर वैल्यू पे डायरेक्टली फोकस करता है। तो एक मेजर एग्जांपल ले लेते हैं। आप समझो अपने आप को एक कंपनी का सीएफओ हो आप, और आपके पास 10 करोड़ है और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एफडी, 6% पे एफडी डालो फॉर 5 ईयर्स, सेफ और प्रोडक्टेबल, और आपका उससे मिलेगा आपको 13.38 करोड़। और दूसरा ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट है, नया प्रोडक्शन लाइन लगाओ, आपको उसमें कॉस्ट लगेगा 10 करोड़, इनफ्लोस होंगे 3 करोड़ पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, आपका डिस्काउंट रेट होगा 12% और आपके पीवी इनफ्लोस इसे कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 13.62। तो आपका एनपीवी क्या होगा? आपका एनपीवी हो जाएगा 3.62 करोड़। तो आपका डिसीजन इसमें क्या होगा? प्रोजेक्ट ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है तो आप लॉजिकली प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर एफडी सेफ है और प्रोजेक्ट रिस्की है तो आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लगाना होगा। अगर रिस्क के वजह से डिस्काउंट रेट 18% हो जाता है तो शायद नेगेटिव में चला जाएगा आपकी एनपीवी, और तभी एफडी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो बेसिकली हमेशा प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स पे कंपेयर करो और रिस्क फैक्टर को भी इसमें जोड़ो। तो इसको भी कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने क्या समझा कि आज का 1 रुपये कल के 1 रुपये से ज़्यादा वैल्यूबल है, यही टीवीएम का बेसिक है। सेकेंड, कंपाउंडिंग पैसा बनाता है, डिस्काउंटिंग फ्यूचर को आज में कन्वर्ट करता है। थर्ड, एनपीवी सबसे ज़्यादा रिलायबल डिसीजन मेकिंग टूल है, वैल्यू क्रिएट हो रही है कि डिस्ट्रॉय वो क्लियरली शो करेगा। फोर्थ, आईआरआर 1% रिटर्न दिखलाता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल है लेकिन हमेशा एनपीवी के साथ दिखाना चाहिए। फिफ्थ, मैनेजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर डिसीजन को आप प्रेजेंट वैल्यू के लेंथ से लो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो टीवीएम आपको बताएगा कि इन्वेस्टर्स को कितना इक्विटी देना सही होगा। अगर आप बैंकर हो तो आपको टीवीएम आपको लेंडिंग डिसीजंस वगैरह में हेल्प करेगा। अगर आप कंसल्टेंट हो तो क्लाइंट आपको टीवीएम के बेसिस में आप उसको बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, इफ़ यू इग्नोर इट you destroy value. If you use it wisely, तो आप you create wealth. Thank you for listening. I hope this was helpful. Please like, share, subscribe. Bye bye.